स्वागत है श्री शक्ति क्लासेज में आपका। तो पिछले जो वीडियो था उसके अंदर हमने दैनिक जीवन में रसायन है उस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। वहां पर उसमें हमने पढ़ लिया था अम्ल, क्षार और लवणों के जो सामान्य गुण थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज है वो हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारों की परिभाषाएं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने वो अलग अलग अम्लों और क्षारों की परिभाषाएं दी थी। तो वो अम्लों और क्षारों की परिभाषाएं क्या थी उनके बारे में हम आज है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो परिभाषा दी थी वो दी थी आर्हेनियस ने। आर्हेनियस की संकल्पना अम्लों और क्षारों के लिए दी थी। आर्हेनियस ने जो अपनी परिभाषाएं दी थी वो अम्लों और क्षारों के लिए दी थी। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार किसे कहते हैं उनकी परिभाषाएं हमें लिखते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार सबसे पहले अम्ल की परिभाषा देखते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो H+ आयन कैसे देते हैं देखो, जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब HCl है, HCl का जैसे ही हम इस HCl पदार्थ को इसको क्या करेंगे, इस HCl पदार्थ को जैसे ही जलीय विलयन के अंदर डालेंगे। ऐसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर जलीय विलयन था यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इसके अंदर क्या डाला है, HCl का जो भी विलयन है वो हमने इसके अंदर डाला। तो डालते ही यहाँ पर होगा क्या, अगर ये HCl है वो इसमें टूट गया H+ और Cl-, तो यहाँ पर H+ के रूप में टूट गया ना। और यही आर्हेनियस ने बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये HCl वो किसमें टूटेगा, H+ और Cl- में। तो ये H+ आयन हो गया और H+ आयन हो गया, इसका मतलब यहाँ पर जलीय विलयन H+ आयन मिल गया, इसका मतलब जो HCl है वो आपका क्या है, आर्हेनियस अम्ल है। अब इसके अलावा और भी उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से उदाहरण होंगे। तो एक तो ये उदाहरण हो गया, इसके बाद हम देखो H2SO4। तो H2SO4 में देखो किस प्रकार से आयन है वो निकलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 2H+ और प्लस का SO4 2-, और यहाँ पर 2H+ क्यों निकले, क्योंकि यहाँ पर देखो SO4 के ऊपर कितना आवेश होता है, -2 होता है। तो इसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यह हाइड्रोजन को यहाँ पर कितना है, अगर यहाँ पर यौगिक बनाना है तो यौगिक कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। तो उदासीन होने के लिए यहाँ पर H+ भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए ना। इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेने पड़ते हैं, 2H+ लेने पड़ते हैं। तो जब यहाँ पर वापस टूटेंगे तो यहाँ पर देखो हमने 2H+ लिख दिए, हमने 2H+ SO4 के साथ में जोड़ने के लिए लिए थे, इसलिए यहाँ पर 2H+ आ गई। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी H2SO4 को जब किसमें डाला गया, जलीय विलयन में डाला गया, तो वहां पर भी है वो कौन निकला, H+ निकला, और साथ में वो SO4 तो निकल गया। तो यहाँ से H+ निकल गया, इसका मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम यहाँ पर HNO3। तो HNO3 में जब इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, H+ और प्लस का यहाँ पर आपका निकल जाए NO3-। तो यहाँ पर भी देखो आपका क्या निकल रहा है, जलीय विलयन के अंदर वो H+ आयन है वो निष्कासित हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये भी है जो HNO3 है वो क्या कहलाएगा, हमारा आर्हेनियस अम्ल है वो कहलाएगा। और उदाहरण लेते हैं जैसे CH3COOH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये होता है नाइट्रिक अम्ल, और ये होता है हमारा एसिटिक अम्ल। सिरके में पाया जाता है ना, हमने शुरुआत में पढ़ा ना। तो ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल। तो इसको भी जब जलीय विलयन में डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, H+ आयन निकलता है और साथ में CH3COO-। यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव के रूप में जाएगा और ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा एक और होगा। यहाँ पर भी देखो H+ आयन है वो क्या हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये भी क्या होगा, अम्ल होगा। एक उदाहरण और बच जाता है H2CO3, ये होता है कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल। देखो सब में अम्ल अम्ल नाम आ रहा है यहाँ पर, कार्बोनिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये सारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और अम्ल किस आधार पर हम इनको बताते हैं, आर्यन ने बताया था हमारे को कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलीन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो वहां से हमने देख लिया कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COH है और H2CO3 है, वो हमारे क्या है, सारे अम्ल है। तो यहाँ पर भी क्या देखो, यहाँ पर भी क्या होगा 2H+ और प्लस का CO3 2-। तो देखो जहां पर भी 2- है वहां पर हमारे को 2H+ लेने पड़ रहे हैं। देखो 2- 2H+, और जहां पर 1- वहां पर 1+। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं कि ये कैसे टूटते हैं, ये तो आपको कैसे पता होगा जब तक आपको है वो सारे परमाणु क्रमांक जो मतलब तत्व बताए थे मैंने 1 से लेकर 30 तक, उनके बारे में पता होना चाहिए और उत्कृष्ट गैसों के बारे में पता होना चाहिए। तभी वहां पर आप बता पाओगे कि जो भी तत्व हैं वो किस रूप में जाना चाहेंगे, तो वो कौन सी यहाँ पर ये संयोजकता, इसको जो प्लस आ रही है माइनस आ रही है इसको संयोजकता कहते हैं। ये जो प्लस आ रही है माइनस आ रही है इनको संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। तो ये कितनी प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर प्लस ही क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, माइनस ही क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, -2 ही यहाँ पर क्यों हो रहा है, यहाँ पर प्लस ही क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में है आपको परमाणु है 1 से लेकर 30 तक उनके बारे में पता होना चाहिए और उत्कृष्ट गैसों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे Cl आ गया तो Cl- क्यों प्रदर्शित करता है, तो Cl का पहले तो परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है और 18 पे कौन सी गैस आती है, ऑर्गन गैस आती है। तो Cl है वो अपना जो विन्यास है वो किसकी तरह करना चाहता है, ऑर्गन की तरह करना चाहता है, इसलिए वहां पर है वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की वजह से इस पर कौन सा आवेश आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है। तो ये हो गए हमारे कुछ अम्लों के उदाहरण। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलीन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अम्ल की परिभाषा आर्यनियस के अनुसार ये होती है। ये समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, नहीं उससे पहले कुछ आपको एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि यहाँ पर देखो जैसे ही क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक पात्र है, पात्र के अंदर क्या है, जलीय विलीन भरा है और उसके अंदर हम HCl या जो भी है इनमें से कुछ डालते। तो यहाँ पर क्या होता है, H+ आयन और Cl- जो भी है, यहाँ पर ये HCl होगा तो H+ और Cl- आयन निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो H+ आयन है, अब हमारे को पता है जल है, तो जल का जो अणुसूत्र होता है, जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O। मतलब कहने का मतलब जब इसके अंदर HCl नहीं था तब सारे यहाँ पर क्या थे, H2O 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 H2O, इन्हीं सबसे मिलकर वो जल का निर्माण हुआ था। लेकिन जैसे यहाँ पर क्या हुआ, HCl आ गया, तो HCl आते यहाँ पर क्या यहाँ पर कौन वियोजित हो गया, H+ वियोजित हो गया। तो यहाँ पर जो ये H+ वियोजित होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। क्रियाशील होने का मतलब वो किसी के साथ में भी यहाँ पर जल्दी से वो जल के अणु के साथ में क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। तो यहाँ पर जो H+ है वो अधिक क्रियाशील होने के कारण वो क्या करता है, जो जल का जो अणु है ये जल के साथ में अभिक्रिया कर लेता है H2O के साथ में, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो बनेगा क्या, जो नया आपका उत्पाद बनेगा वो उत्पाद क्या बनेगा, तो वो उत्पाद देखो यहाँ पर H2O तो है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है। तो जब ये यौगिक बनेंगे तो यहाँ पर उदासीन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर उदासीन नहीं है, तो हम कहीं माइनस तो लेकर आ नहीं सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखो 2H2 तो है, यहाँ पर 1 H2 और जुड़ गया तो कितना हो गया, 3 H2 और O। लेकिन यहाँ पर देखो माइनस नहीं था, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस है, वो यहाँ पर 0 तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस बच जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर प्लस आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और ये क्या होता है, आपका हाइड्रोजन आयन होता है। तो ये तो हमने अम्लों के बारे में पढ़ लिया कि अम्ल वो क्या होते हैं, अम्ल जलीय विलीन में H+ आयन देते हैं। H+ जो आयन है वो क्या होता है, अत्यधिक क्या होता है, अत्यधिक है वो क्या होता है, क्रियाशील होता है। इस कारण से वो क्या कर लेता है, जल के अणु के साथ में क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है और फिर क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो जब भी आपको हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला पूछे तो ये होगा आपका H3O+। कैसे बना, तो कैसे बना, जो जलीय विलीन में जब हम अम्लों को डालेंगे तो वहां पर क्या होगा, H+ आयन का निष्कासन हो जाएगा और H+ आयन अधिक क्रियाशील होने के कारण वो H2 के साथ में अभिक्रिया कर लेगा और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण हो जाएगा। अब देखो, जैसे हमने पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हम बात कर रहे थे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, तो वो उनको हम कैसे डिसाइड कर पाते थे कि प्रबल अम्ल है वो किससे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किससे कहते हैं। तो उसी की हम परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रबल अम्ल की, प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल किससे कहते हैं,
तो जो परबल अम्ल है वो कहलाते हैं जब क्या करते हैं हम अम्लों को जलीय विलयन में डालते हैं, तो जब H+ आयन का पूर्णतः वियोजन हो जाता है, जैसे ही क्या किया जाता है, जो जलीय विलयन है उस जलीय विलयन में हम मान लो कोई भी एक वो अम्लीय पदार्थ डालते हैं, जैसे HCl डाला हमने, तो जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, इसको डालेंगे तो अगर HCl में से पूरा H+ वियोजित हो गया, पूरा अलग वियोजित हो गया, तो इस प्रकार के जो ये अम्ल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परबल अम्ल कहलाते हैं। तो परबल अम्ल किसे कहते हैं, जो मतलब अम्लीय पदार्थ है जिनको हम जलीय विलयन में डालेंगे तो H+ आयन का है वो क्या हो जाएगा, या हाइड्रोजन आयन का है वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, अगर विघटन हो जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे परबल अम्ल है वो कहलाएंगे। और ध्रुव इन्हीं के अगर कुछ उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या क्या होंगे, एक तो HCl होगा, दूसरा होगा H2SO4 होगा, और तीसरा आपका हो जाएगा HNO3 हो जाएगा। ये तो हो गया था आपके प्रबल अम्लों के उदाहरण। अब अगर दुर्बल अम्लों के उदाहरण बात करें, और दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, वही सिंपल सी बात है, दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, जिनको जो भी अम्लीय पदार्थ होंगे जिनको हम जलीय विलयन में डालेंगे तो अगर उनका पूर्णतः वियोजन नहीं होगा, कुछ भाग शेष रह जाएगा, वियोजित नहीं होगा, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल वो कहलाएंगे। तो इसका मतलब दुर्बल अम्ल है उनके उदाहरण है वो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया CH3COOH और एक हो गया H2CO3। ये क्या हो गया, आपके दुर्बल अम्ल हो गए। यहाँ पर ये प्रबल अम्ल हो जाएंगे, यहाँ पर HCl H2SO4 HNO3, और ये तो इस पे लिखा है, यहाँ पर डायग्राम लिखा है। दुर्बल अम्ल कौन से हो जाएंगे, CH3COH और H2CO3। इनके नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल हो गया, इनके नाम हो गए। ये हो गए हमारे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं हमारी अगली जो आरएनएस की संकल्पना है वो है हमारी सारों के लिए। तो सारों के लिए क्या परिभाषा दी आरएनएस ने, देखो तो सारों के बारे में बताया कि सार वे पदार्थ होते हैं, सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन किसे कहते हैं, OH- को देते हैं, सार कहलाते हैं। तो सार कौन से होते हैं, सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन या OH- आयन है वो देते हैं या निष्कासित करते हैं या फिर त्यागते हैं। पिछला जो अम्ल वाली परिभाषा थी उसमें क्या था, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन था H+, तो जो हाइड्रोजन आयनों को त्यागेगा वो तो कहलाएगा अम्ल कहलाएगा, और जो OH- आयनों को त्यागेगा वो क्या कहलाएगा, सार कहलाएगा। तो ये आपको परिभाषाएं हैं वो ध्यान में रखनी है यहाँ पर। अब इसी के हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि सार कौन से पदार्थ होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखो बात करते हैं सबसे पहले NaOH की। तो NaOH है, इसको अगर हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको जलीय विलयन में डालेंगे, एक कोई पात्र है उसके अंदर जल भरा हुआ है, उसके अंदर अगर हमने जैसे ही क्या हुआ NaOH को डाला, तो यहाँ पर NaOH को जैसे डालेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, ये NaOH है वो किसमें टूट जाएगा, Na+ और OH- में। तो देखो यहाँ पर जलीय विलयन में हमारे को क्या मिल रहा है, OH- आयन मिल रहा है, इसका मतलब ये जो NaOH है वो क्या है, हमारा सार है। फिर बात करते हैं आगे KOH की। तो KOH को भी जब क्या करेंगे, जलीय विलयन में डालेंगे तो ये किसमें मतलब में हो जाएगा विभाजित, ये टूट जाएगा K+ और OH- में। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी है वो किसका निष्कासन हो रहा है, OH- का वो निष्कासन हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सार हो जाएगा। और इसके अलावा और भी उदाहरण, जैसे NH4OH, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम होता है ना ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये तो इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें इसका भी कैसे वियोजन होगा, देखो NH4+ और OH-, ठीक है। इसके बारे में तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया था आपको कि NO3 के ऊपर है माइनस आता है, और NH4 होता है उसके ऊपर प्लस आता है आवेश, SO4 के ऊपर -2 आता है, CO3 के ऊपर -2 आता है, ठीक है। सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनके ऊपर कौन कौन सा आवेश आता है, ठीक है। इसका कारण भी होता है कि ये क्यों आता है,
तो उसके बारे में आपको नहीं, ये कुछ आपको याद रखना है। इसके बारे में तो देखो जैसे बता देता हूँ भाई, सोडियम के ऊपर प्लस क्यों आया, क्योंकि ये कितने नंबर पे आता है, 11 पे आता है, और किस पे जाना चाहता है, किसका विन्यास प्राप्त करना चाहता है, जो एक्री गैस जो नियोन है उसका विन्यास प्राप्त करना चाहता है, तो इसलिए ये क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। पोटेशियम है तो पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 18 पे जो ऑर्गन है उसके विन्यास प्राप्त करना चाहता है, इसलिए ये भी क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अब इसके अलावा एक और उदाहरण देखते हैं, CaOH2। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, वो किस रूप में टूटेगा, देखो यहाँ पर Ca+2 और प्लस का OH-, यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2OH- लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 OH है, ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर +2 आवेश क्यों आया, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, और वो किसकी तरह विन्यास प्राप्त करना चाहता है, वो 18 ऑर्गन है उसकी तरह विन्यास प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। ये जो विन्यास प्राप्त करने वाली बात है वो 20 तक तो सही रहती है, लेकिन फिर आगे क्या हो जाता है, इसमें हम जो ये तो हम ऐसे समझाने के लिए बात कर रहे हैं, असल में यहाँ पर होता क्या है, अष्टक अपूर्ण होता है। जो बाह्यतम कोश है उसमें प्रत्येक जो तत्व है वो बाह्यतम कोश के अंदर जो बाहरी कक्षा होती है, उस बाहरी कक्षा में वो प्रत्येक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है प्रत्येक तत्व है। तो उसी अष्टक को पूर्ण करने के लिए ये क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है वो किया जाता है यहाँ पर। इसका एक और उदाहरण है MgOH2। तो MgOH2 है वो कैसे नहीं विभाजित होगा, आपका Mg+2 और OH-, और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, आपके सारों के कुछ उदाहरण हो गए। तो सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन या OH- आयन देते हैं, इनका हमने सारों का उदाहरण देख लिया। तो ये सारे जो हमारे हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके सार कहलाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल सार है वो कौन से होंगे, सॉरी प्रबल सार और दुर्बल सार है वो कौन से होंगे। तो वही पहले वाली बात कि प्रबल कैसे बोलेंगे, प्रबल वो होगा जो जलीय विलयन में क्या हो जाएगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रबल कहलाएगा। और जो जलीय विलयन में पूर्णतः विघटित नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, दुर्बल कहलाएगा। तो प्रबल सार की बात करें तो प्रबल सार किसे कहेंगे, प्रबल सार किसे कहेंगे, प्रबल सार होंगे वो क्या करेंगे, जलीय विलयन में क्या हो जाएंगे, पूर्णतः विघटित हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रबल सार। और प्रबल सारों की अगर उदाहरण की बात करें तो KOH, NaOH और CaOH2 ये होते हैं आपके प्रबल सार। और दुर्बल सार कौन से होंगे, या दुर्बल सार किसे कहते हैं, दुर्बल सार होते हैं वो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्णतः विघटित नहीं होते, मतलब पूर्णतः आयनों में नहीं टूट पाते। यहाँ पर जैसे अगर प्रबल की बात करें तो NaOH है, तो इसमें जैसे इसको जलीय विलयन के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर N पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, और OH- भी पूरी तरीके से वियोजित हो जाएगा। ये ऐसे नहीं है कि इसको मान लो दुर्बल सार के अगर उदाहरण की बात करें तो होता है आपके NH4OH और MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पर जैसे इसको NaOH यहाँ पर ये टूट गया, और फिर आप सोच रहे हो कि जैसे इसको NH4OH को डालेंगे हम, NH4OH को, तो ये भी आपका NH4+ और OH-, तो आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पर Na+ ये पूरी तरीके से वियोजित हो गया, ये भी पूरी तरीके से वियोजित हो गया, ये तो आयनों में वियोजित यहाँ पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो हम यहाँ पर केवल एक NaOH लेके बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही NaOH थोड़ी होता है, बहुत सारे NaOH होते हैं। यहाँ पर 10 NaOH हो गए, तो 10 में से मान लो 9 NaOH तो पूर्णतः आयनों मतलब 10 में 10 अगर पूर्णतः मतलब आयनों विभाजित हो गए तो वो प्रबल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, अगर 10 NH4OH है तो इनको जब जलीय विलयन में डालेंगे तो यहाँ पर 9 तो वियोजित हो जाएंगे, लेकिन जो एक बच गया वो वियोजित इस प्रकार से नहीं होगा, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, दुर्बल सार कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे, प्रबल सार कहलाएंगे। तो ये प्रबल सारों के उदाहरण हो गए और ये दुर्बल सारों के उदाहरण हो गए। तो हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया कि प्रबल सार और दुर्बल सार किससे कहते हैं, अम्ल सार की परिभाषाएं पढ़ ली। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, अम्ल को डालते हैं और सार को डालते हैं। तो अम्ल और सार को जैसे ही डालेंगे, तो अम्ल को जैसे ही जलीय विलयन में डालेंगे तो वहां पर H+ आयन निष्कासित होगा, और सार को जैसे ही जलीय विलयन में डालेंगे तो वहां पर किसका निष्कासन होगा, OH- का निष्कासन होगा कि नहीं होगा। जैसे अम्ल को डाला यहाँ पर, इसके अंदर है वो एक जलीय विलयन था और इसके अंदर हम डाला मान लो NaOH को, तो यहाँ पर जैसे NaOH को डालेंगे तो यहाँ पर OH- का निष्कासन होगा, HCl को डालेंगे तो यहाँ पर किसका निष्कासन होगा, H+ आयन है उसका निष्कासन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा क्या, जो H+ और OH- है वो आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। तो H+ और OH- आपस में जैसे ही अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका H2
O। और इसी को हम फिर से बोल सकते हैं, ये आपकी होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। या उदासीनीकरण अभिक्रिया का ये उदाहरण है। H प्लस OH माइनस है, H प्लस और OH माइनस से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? H2 का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना है, H प्लस है वो H2 के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? इससे पहले वाले अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके अंदर बताया मैंने आपको, H प्लस जब H2 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ये तो जल होता है, सबको पता है। ये हाइड्रोक्सिल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ये होता है हाइड्रोजन आयन और ये होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन, और ये तो जल हो गया आपका। तो ये हो गया आपके आरएनएस की संकल्पना। तो आरएनएस की जो संकल्पना दी जाती है वो किस आधार पर दी जाती है? आरएनएस की संकल्पना है वो H प्लस और OH माइनस के आधार पर दी जाती है। तो मतलब जो जलीय विलयन में H प्लस त्यागेगा वो अम्ल कहलाएगा और जो जलीय विलयन में OH माइनस त्यागेगा वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। और इसके अलावा हमने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल जो क्षारों हैं उनके बारे में हमने पता कर लिया था यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आरएनएस की जो संकल्पना है वो केवल उन्हीं पदार्थों के लिए लागू होती है जिनके अंदर H प्लस और OH माइनस आयन होते हैं। अब मान लो किसी के अंदर H प्लस आयन है ही नहीं, जैसे अगर बात करते हैं CO2 की, तो CO2 के अंदर तो कुछ H प्लस या OH माइनस आयन नहीं है ना, तो हम इसका कैसे पता लगाएंगे कि इसके ये अम्लीय पदार्थ है या फिर क्षारीय पदार्थ है? तो इसका मतलब आरएनएस की जो संकल्पना है वो केवल उन्हीं पदार्थों के लिए लागू होती है जिनमें H प्लस और OH माइनस आयन होते हैं। उन बाकी जो पदार्थ हैं उनके जिनके अंदर H प्लस और OH माइनस नहीं होते हैं उनमें लागू नहीं होते। तो इसका मतलब हमारे को एक नई संकल्पना की आवश्यकता पड़ेगी जो ये बाकी जो बच गई इनके बारे में हमारे को बता सके। तो अब यहाँ पर हमें वो पढ़ते हैं, हमारी दूसरी जो संकल्पना दी है, दूसरी जो संकल्पना दी है वो है ब्रोंस्टेड एंड लोरी के द्वारा। तो जो दूसरी हमारी संकल्पना है वो है हमारी ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना। तो ब्रोंस्टेड और लोरी की जो संकल्पना है, आरएनएस की संकल्पना तो H प्लस और OH माइनस के आधार पर दी गई है। ब्रोंस्टेड लोरी की जो संकल्पना है वो प्रोटॉन के आधार पर दी गई है। किसके आधार पर? प्रोटॉन के आधार पर दी गई है। तो यहां पर देखो, हम सबसे पहले यहां पर पहले ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा होगी? तो अम्ल की परिभाषा देखो, यहां पर अम्ल की परिभाषा होगी, पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन का त्याग करते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा परमाणु होता है। परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं? मूलभूत कण क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन त्याग करने का मतलब क्या हुआ? देखो H प्लस, जो H प्लस आयन होता है, H प्लस आयन को ही क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। यहां पर ध्यान रखना है, जो H प्लस आयन है इसी को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटॉन पर भी प्लस आवेश होता है और यहाँ पर देखो H पर भी क्या है? एक प्लस आवेश है ना, इसीलिए यहाँ पर इसको H प्लस को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो जो प्रोटॉन का त्याग करता है, प्रोटॉन का त्याग करने का मतलब जो H प्लस का त्याग करता है, वही बात होगी यहाँ पर। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? प्रोटॉन का त्याग करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ पर सार की परिभाषा की बात करें तो सार कौन से होते हैं? तो सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सार कहलाते हैं। तो सार वे पदार्थ हो गए जो प्रोटॉन का क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। ये क्या करेंगे? प्रोटॉन का त्याग करेंगे। ये जो ऊपर वाली परिभाषा है वो आरएनएस की परिभाषा उसी के अनुसार है। आरएनएस ने क्या बताया था कि अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? H प्लस का त्याग करते हैं, और यहाँ पर इसने प्रोटॉन का त्याग करना बोल दिया। और यहाँ पर क्षार के बारे में क्या बता दिया? वहां पर तो बोला गया कि OH माइनस का त्याग करता है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में किसका त्याग करते हैं? किसका ग्रहण करते हैं? प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं। प्रोटॉन ग्रहण करने का मतलब किसका ग्रहण करेंगे? H प्लस का ग्रहण करेंगे। तो ये हो गई ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा।
अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटॉन का त्याग होता है और किस प्रकार से प्रोटॉन का ग्रहण होता है। और प्रोटॉन क्या होता है, H+ ही होता है। तो देखो उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण देते हैं एक H2O की अभिक्रिया जब किसके साथ में करवाते हैं, अमोनिया के साथ में। इसको क्या कहते हैं, अमोनिया। ये होता है आपका जल होता ही है। अब यहाँ पर जैसे इसका अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, देखो NH4+ और OH- आयन उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर देखो NH3 है, यहाँ पर था ये H2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था कि H+ H2 बनता कैसे है, H+ और OH- मिलकर ही तो बनता है ना यहाँ पर। तो H+ और OH-, तो यहाँ पर जो एक H+ होगा वो NH3 के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, NH3, 3 तो यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही, एक और जुड़ गया तो 4 हो गया। अब इसके ऊपर कोई भी माइनस नहीं था, इसलिए यहाँ पर H+ वाला प्लस इसके ऊपर आ गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया आपका OH- हो गया। अब हमारे को यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर H2O NH3 है, इनके बारे में तो चेक नहीं करेंगे, इनके बारे में चेक करेंगे ना कि ये जो है H2O और NH3 है वो अम्ल है या फिर क्षार है। तो ब्राउनस्टीन-लैरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हो गए जो जलीय विलीन में क्या करेंगे, जो प्रोटॉन का त्याग करेंगे, और जो प्रोटॉन का ग्रहण करेंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पर चेक करना है कि H2O और NH3 में से किसने है वो H+ का त्याग किया या प्रोटॉन का त्याग किया, और किसने प्रोटॉन का ग्रहण किया है। तो यहाँ पर देखो H2O है, मैंने बताया था अभी कि H+ और OH- से बनता है। तो इसने क्या किया था, एक H+ का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था, और वो H+ दिया किसको, उसने NH3 को। इसका मतलब H2O ने क्या किया, प्रोटॉन का त्याग किया है, और H2O ने प्रोटॉन का त्याग किया है, मतलब H2O क्या है आपका अम्ल है। और NH3 ने क्या किया है, NH3 ने एक H+ को क्या किया है, ग्रहण किया, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका क्षार हो जाएगा। ये क्या हो गया, क्षार हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि H2 है वो किसके रूप में चला गया, वो OH- के रूप में, और NH3 है वो किसके रूप में चला गया, NH4 के रूप में यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, प्रोटॉन का त्याग, और यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटॉन का ग्रहण। तो ये तो हो गया आपका अम्ल, और ये हो गया क्षार। कैसे लगाया हमने पता कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं। तो यहाँ पर देखो H2O ने प्रोटॉन का त्याग कर दिया, इसलिए वो इस रूप में चला गया। अब यहाँ पर देखो जो ये नए यहाँ पर हमारे उत्पाद बने उनके भी कुछ नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं, NH4+ है, इसका जो नाम होता है वो होता है संयुग्मी अम्ल, और इसका जो नाम होता है वो होता है संयुग्मी क्षार। वैसे तो इसका नाम हाइड्रोक्सिल आयन होता है, लेकिन ये मतलब यहाँ पर जैसे अम्ल क्षार है उसी के रूप में यहाँ पर अगर बात करें तो ये होता है संयुग्मी अम्ल और ये होता है संयुग्मी क्षार। अब नाम कैसे दिए गए या किसको देंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको आपको संयुग्मी क्षार ही देना है या इसको आपको संयुग्मी अम्ल भी देना है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये उत्पाद बन गए, इनके बारे में तो हमने पता लगा लिया कि ये अम्ल होता है, ये क्या होता है आपका क्षार होता है, इनके बारे में हमें पता चल चुका है। लेकिन अगर इसकी बात करें कि NH4+ क्या है और OH- क्या है, तो यहाँ पर OH- तो आपको सीधा दिख रहा है RNA के अनुसार, तो OH- जिसके अंदर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्षार कहलाएगा ना। तो ये तो हमें पता चल गया क्षार हो गया। फिर NH4+, तो NH4+ को आप जलीय विलीन में डालो, तो जैसे ही आप NH4 को जलीय विलीन के अंदर डालोगे तो जो NH4 है वो किसमें टूट जाएगा, NH3 और प्लस का H+ में। इसका मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, NH4+ में से है वो जैसे जलीय विलीन में डाल रहे हैं तो वहां पर किसका निष्कासन हो रहा है, H+ आयन का निष्कासन हो रहा है। और RNA के अनुसार जिस दो H+ आयन का या हाइड्रोजन आयन का निष्कासन करते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। और बस आगे कुछ नहीं करना, आगे क्या लगा देंगे, संयुग्मी और संयुग्मी लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अम्ल और क्षारों के पता लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण हम लेते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। बस आपको चेक करना है अम्ल और क्षार के लिए कि कौन सा है वो आपका। इसको तो मिटा देता हूं मैं। एक और उदाहरण हम लेते हैं, H2O की अभिक्रिया जब करवाई जाती है HCl के साथ में, तो यहां पर क्या क्या बनेगा बताओ आप। यहां पर क्या होगा, HCl है तो HCl कैसे बनता है, H+ और Cl- इसी से बनता है ना। तो यहाँ पर H+ है वो किसके साथ में चला जाएगा, H2O के साथ में। तो वही हमने शुरुआत में पढ़ा था, जब H+ अभिक्रिया करता है H2O के साथ में तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम
आइन। तो यहाँ पर H प्लस है, जब इसके साथ में जाएगा तो देखो यहाँ पर H2O, H दो थे, यहाँ पर एक और जुड़ गया तो कितने हो गए, 3 हो गए, और O आ गया। इसके ऊपर कोई भी माइनस नहीं था, इसलिए यहाँ पर H प्लस वाला जो प्लस है इसके ऊपर आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पर बच कौन गया, Cl माइनस। ये हो गया आपका जल, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया हाइड्रोनियम आयन, और ये हो गया क्लोराइड आयन। इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड आयन। अब यहाँ पर हमारे को इनमें चेक करना है कि इनमें से ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार है वो कौन सा अम्ल होगा और कौन सा क्षार होगा। तो कौन सा अम्ल होगा, कौन सा क्षार होगा, तो हमने पढ़ा है कि अम्ल वे होते हैं जो क्या करते हैं, एक बार लिख देता हूं मैं, अम्ल क्या करते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं, और क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन का ग्रहण, तो क्षार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे को चेक करना है कि कौन प्रोटॉन का ग्रहण कर रहा है, वो कौन प्रोटॉन का त्याग कर रहा है। प्रोटॉन किसे कहते हैं, हमें H प्लस को। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर H2O की। तो H2O क्या कर रहा है, यहाँ पर इस HCl से क्या कर रहा है, एक H प्लस का ग्रहण कर रहा है ना। यहाँ पर देखो HCl है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, H प्लस और Cl माइनस। तो H2 देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक H प्लस का ग्रहण करके किस में जा रहा है, H3O प्लस में जा रहा है ना, के रूप में जा रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पर H2 है वो H3O प्लस के रूप में गया है। कैसे किया है, प्रोटॉन का क्या किया है, इसने ग्रहण किया है, इसने प्रोटॉन का ग्रहण किया है, तो प्रोटॉन का ग्रहण किया इसने, और जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, हमारा क्षार कहलाता है। ये देखो प्रोटॉन का जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाएगा, क्षार। तो ये H2 आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो HCl ने क्या किया, HCl किसके रूप में गया, Cl माइनस के रूप में गया। इसका मतलब यहाँ पर HCl ने प्रोटॉन का क्या किया, त्याग किया है, और जो प्रोटॉन का त्याग करेगा, प्रोटॉन का क्या किया यहाँ पर, त्याग किया है, और जो प्रोटॉन का त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अम्ल कहलाएगा। ये देखो प्रोटॉन का जो त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। पीछे वाले में देखा था हमने कि जो हमारा H2 आया था वो क्या आया था, अम्ल आया था, और इस बार क्या आ गया, क्षार आ गया। तो आपको बस यहाँ पर चेक करना है कि अभिक्रिया के अंदर कौन प्रोटॉन का त्याग कर रहा है और कौन प्रोटॉन का ग्रहण कर रहा है, उसी का आधार पर हम यहाँ पर पता लगा लेंगे। ये तो हमने बात कर ली, यहाँ पर ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया। अब देखो हमारे को संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में तो पता लगाना है कि संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा, संयुग्मी क्षार हमारा कौन सा होगा। तो उसके लिए भी देखो देखते हैं हम, ये क्या था आपका, इसने क्या किया, H प्लस का ग्रहण किया, मतलब ये क्या हो गया आपका क्षार, और ये कौन सा हो गया, अम्ल हो गया। अब यहाँ पर मैंने बताया कि H2 H3O के प्लस के रूप में किया। तो आप यहाँ पर या तो ये आसानी से देख सकते हो कि जो H2 ये क्षार था तो उस साइड में जाके ये अम्ल बन जाएगा, या एक और तरीका है कि आप इसको क्या करो, जलीय विलयन में डालो। तो यहाँ पर जलीय विलयन में डालोगे तो यहाँ पर H3O को जब जलीय विलयन में डालोगे तो यहाँ पर H3O बना कैसे था, H2 और प्लस H प्लस से। इसका मतलब जैसे ही आप H3O प्लस को जलीय विलयन में डालोगे तो किसमें टूट जाएगा, H2 और H प्लस में, और H प्लस में टूट गया। इसका मतलब जो H3O है वो क्या है आपका अम्ल है, किसके अनुसार, आरएनएस के अनुसार। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका अम्ल हो गया, और इस अम्ल के आगे हम क्या लगा देंगे, संयुग्मी लगा देंगे। और ये क्या हो गया, अगर ये संयुग्मी अम्ल है तो सीधी सी बात है ये क्या होगा आपका संयुग्मी क्षार होगा, ये हो जाएगा आपका संयुग्मी क्षार। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि संयुग्मी अम्ल किसे कहेंगे, संयुग्मी क्षार किसे कहेंगे। बिल्कुल आसान है कि यहाँ पर जो पहले H2 था, अभी H2 किसके रूप में गया, H3O प्लस के रूप में। H2 अगर यहाँ पर क्षार है तो उस साइड में जाकर क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा, और HCl यहाँ पर अम्ल था तो उस साइड में जाके ये क्या बन जाएगा, संयुग्मी क्षार बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको कुछ दे दिया कि आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म अभिक्रिया दे दिया आपको, और इसमें बोला है कि आप इस अभिक्रिया के द्वारा ये लिखिए क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म लिखना है आपको। मतलब क्षार और जो संयुग्मी अम्ल है उसका आपको युग्म में एक साथ लिखना है। तो वो कैसे लिखोगे आप, पहले क्षार को लिख दो, क्षार कौन सा आपका H2 है तो ये H2 लिख दिया, फिर यहाँ पर बीच में आप डैश करके आप क्या कर दोगे, संयुग्मी अम्ल है, संयुग्मी अम्ल कौन सा आपका H3O प्लस। अब ये लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए क्षार कैसा आया, अम्ल कैसा आया, संयुग्मी अम्ल कैसा आया, संयुग्मी क्षार कैसे आया। तो ये हमने लिख दिया क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म, ये हमारा आ गया। अब आपको बोल दिया कि अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म। कभी आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि क्षार संयुग्मी क्षार, क्षार संयुग्मी क्षार नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, क्षार संयुग्मी अम्ल, क्षार अम्ल। ठीक है, संयुग्मी तो हमने नाम लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर देखो इससे ये बना है, इस वजह से। तो यहाँ पर देखो अम्ल संयुग्मी क्षार लिखा है, तो अम्ल पहले सबसे पहले अम्ल आ रहा है, तो यहाँ पर अम्ल लिख दो, कौन सा आपका HCl है, तो
तो ये HCl आ गया। फिर कौन सा संयुग्मी क्षार है, तो संयुग्मी क्षार कौन सा हो गया, Cl माइनस। तो ये बन गया आपका अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म। अब आपको पास में एक और बच जाता है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बोल रहा है, सॉरी संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बोल रहा है, तो इसका मतलब हमारे को क्या लिखना है, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार लिखना है इनको इस प्रकार से और हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको पूछे कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, तब आपको ये जो ऊपर तो आपने दोनों लिखे हैं उन दोनों को एक साथ में लिखना है। कैसे, जब आपको पूछे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, तब आपको लिखना है H2O H3O प्लस और फिर लिख देना है HCl Cl माइनस। ऐसे आपको पूरा लिखना है, ना कि आपको ये लिखना है कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में मतलब हमारे को ये H3O प्लस और Cl माइनस लिखना है, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया आपका क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म, ये क्षार रहा, ये संयुग्मी अम्ल रहा। देखो क्षार के साथ में अम्ल ही आएगा, इसलिए क्षार के साथ में देखो अम्ल आया है, तो बस आसान सा है, क्षार लिख देंगे, फिर हम यहाँ पर जो संयुग्मी अम्ल है उसको लिख देंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर ये देगा कि क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म लिखिए, तो आप अगर ये चीज लिख लोगे तो आप आसानी से इसको तो लिख सकते हो कि क्षार लिखना है, ये क्षार है हमारा, ये लिख दिया। संयुग्मी अम्ल लिखना है, ये संयुग्मी अम्ल लिख लिया। फिर अम्ल लिखना है तो ये अम्ल हो गया। संयुग्मी क्षार लिखना है तो संयुग्मी क्षार लिख लिया, तो ये बन गया। और जब ये पूछे, इसको ध्यान में रखना है, जब भी ये पूछे कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, इसको नाम को याद रखना है आपको। ये पूछे तो कहीं ऐसे गलती में मत कर देना कि संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार इन दोनों को लिख दिया, कि ऐसे लिख दो आपके H3O प्लस और Cl माइनस, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इन दोनों को लिखना है, ऊपर जो लिखे हैं इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये आपको उदाहरण है, आपको एक तरीके से और बता दिया। पिछला वाला भी आपको उदाहरण बता दिया, तो उसमें भी हम ऐसे क्षार संयुग्मी अम्ल ये सारे युग्म में वो बना सकते हैं। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा, आज की क्लास में हमने अम्ल क्षार है उनकी परिभाषाएं पढ़ी थी, किस किस के आधार पर पढ़ी थी, किस किस संकल्पना पढ़ी थी। हमने सबसे पहले पढ़ी थी आर्नियस के अनुसार। आर्नियस ने जो अपनी परिभाषाएं दी थी, आर्नियस ने अपनी जो परिभाषाएं दी थी अम्लों की, अम्ल कौन से होते हैं, जो H प्लस है का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और जो क्षार होते हैं आर्नियस के अनुसार वो कौन से होते हैं, जो OH माइनस का त्याग करते हैं जलीय विलयन में। और ये हो गया आपके आर्नियस की परिभाषा है। वहां पर हमने प्रबल अम्ल देख लिए। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, बताया था पीछे कौन कौन से होते हैं। प्रबल अम्ल HCl होता है, H2SO4 होता है, और कौन सा होता है, HNO3 होता है। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, CH3 और यहाँ पर CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर तो देखो OH आ रहा है तो फिर ये तो क्षार होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर होगा क्या, CH3COO ये एक साथ में रहेगा और H प्लस अलग टूटेगा। तो इसको गलती में से कहीं ऐसे नहीं कर दो कि ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, क्योंकि क्षार में तो क्या होता है OH माइनस आता है, यहाँ पर भी OH माइनस आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा कभी भी ये OH में नहीं टूटेगा, ये H प्लस के रूप में ही टूटेगा। तो आर्नियस की परिभाषा होगी, अम्ल के अम्ल वो होते हैं जो H प्लस आयन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और क्षार वो हो गए जो OH माइनस आयन का त्याग करते हैं जलीय विलयन में। और फिर हमारे ब्रोंस्टेन लोरी की आगे, ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, क्षार वो होते हैं जो प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में क्या कर देते हैं, यहाँ पर इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यहाँ पर H प्लस किसको लिखे, ये लिखे, तो आप यहाँ पर देखो H प्लस को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो ध्यान रखना, आर्नियस ने अपनी परिभाषाएं दी थी वो H प्लस और OH माइनस के आधार पर दी थी, और जो ब्रोंस्टेन लोरी ने अपनी परिभाषाएं दी थी वो प्रोटॉन के आधार पर दी थी। अब हमारी एक और संकल्पना बच जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एप्रोटिक अम्ल होते हैं जिनके बारे में ये ब्रोंस्टेन लोरी और आर्नियस दोनों ही नहीं बता पाए थे। तो उसके लिए एक नई संकल्पना आई थी जो जिसको बोलते हैं हम लुईस संकल्पना बोलते हैं, और वो लुईस संकल्पना में अगले जो वीडियो उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। और आज जितना टॉपिक करवाया है उसके जो भी छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, नोट्स बनते हैं, वो आप अपनी एक कॉपी मैंने जो अलग डलो है उसके अंदर आप लिखोगे, नोट्स वाली कॉपी है वो आप अलग रखोगे, और उससे संबंधित जो भी आपके बुक वगैरह या जो भी नोट्स है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिंक कर दी थी उसके अंदर आप जाके वहां पर बुक है उसको डाउनलोड कर सकते हो।